बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोपैथी। एज वी नो, कॉन्टैक्ट और कोलिजन स्पोर्ट्स में जो है ना ये बहुत कॉमन होती है, जैसे कि फुटबॉल, रग्बी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल हमारी शोल्डर रीजन में लेटरल साइड पे जो है ना बिलो द क्लेविकल आपको नज़र आ रहा है ब्रेकियल प्लेक्सस। और बेसिकली ये जो नर्व का प्लेक्सस है ना, ये सप्लाई करता है हमारे अपर लिम्ब को। अच्छा, अपर लिम्ब की जो 3 मेन ब्रांचेस होती हैं ना, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, ये जो है ना इवेंचुअली हमारी एंड पॉइंट होती है ब्रेकियल प्लेक्सस का। मीन्स कि ब्रेकियल प्लेक्सस से जो है ना ये आ रही होती हैं। अब यहाँ पर फंक्शनल एनाटमी की बात हो रही है ब्रेकियल प्लेक्सस की। एज वी नो कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस है ना, उसका जो रूट लेवल है वो है C4 टू T1। ठीक है, C4 से लेकर सर्वाइकल से थोरेसिक 1 जो वर्टिब्रा है ना, वहाँ तक ब्रेकियल प्लेक्सस की रूट्स जो हैं वो होती हैं। अच्छा, अब जो है वो हमारे पास इंजरी का जो मोस्ट कॉमन लेवल है ना, दैट इज़ C5 टू C6। यानी कि जो C5 और C6 वाला जो इंटरवल है, वहाँ पर इंजरी बहुत कॉमन होती है। और यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो इन एरियाज़ पे जब डैमेज आता है ना, तो उसके रिजल्ट में जो मोटर और सेंसरी लॉस होता है ना, वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर हम C4 की बात करें तो शोल्डर लेवल पर टॉप ऑफ द शोल्डर ट्रेपीजियस मसल है। तो C4 पे अगर कोई इंजरी होगी तो ट्रेपीजियस मसल अफेक्ट होगा, मीन्स कि उसका फंक्शन अफेक्ट होगा। अगर हम C5 की बात करें तो उसमें डेल्टॉइड और रोटेटर कफ मसल्स आ जाते हैं, मीन्स कि एबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन वगैरह जो है ना अफेक्ट होगी। देन अगर C6 की बात की जाए तो बाइसेप्स एंड अगेन रोटेटर कफ, एल्बो फ्लेक्शन वगैरह अफेक्ट होगी। थंब की जो है मूवमेंट अफेक्ट होगी। C7 और C8 में हमारे पास फिंगर्स आ जाती हैं, ट्राइसेप्स आ जाता है, यानी मतलब कि हमारे अपर लिम्ब कंप्लीट जो है ना, आर्म भी और हैंड भी जो है ना इन्वॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर जो है ना फिजिकल असेसमेंट की बात हो रही है कि जब ब्रेकियल प्लेक्सस की कोई न्यूरोपैथी होगी एथलीट को, तो यहाँ पर उन्होंने एथलीट की एग्जांपल दी है कि मेनली जो है ना फिजिशियन को इस सस्पिशन के साथ रहना चाहिए कि कोई सर्वाइकल फ्रैक्चर या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी तो नहीं हुई पेशेंट को। तो सर्वाइकल फ्रैक्चर के केस में या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के केस में जो फर्स्ट हमारा जो इमरजेंसी एक्शन होता है, दैट इज स्टेबिलिटी। हमने हेड को स्टेबलाइज रखना है ताकि मजीद जो है ना कोई नर्व, कोई फ्रैक्चर की वजह से कोई जो है ना टीयर ना हो सके, कोई स्ट्रक्चर, कोई हमारी नर्व या आर्टरी का कोई जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस ना हो जाए पेशेंट का। तो इसके लिए ना GCS स्केल की बड़ी एक बात आती है कि GCS स्केल से आप कॉन्शियसनेस देख सकते हैं एथलीट की, कि वेदर उसका मोटर, उसका सेंसरी, उसका जो आई रिस्पॉन्स है वो नॉर्मल है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं। इसके साथ ही हम टेंडरनेस ओवर दी अर्ब्स पॉइंट जो है वो फील कर सकते हैं कि जब हम उस पर टच करें ना तो पेशेंट को पेन हो, मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना टेंडर हुआ होगा। अब इसमें अर्ब्स पॉइंट क्या होता है? अर्ब्स पॉइंट इज़ बेसिकली हमारे पास एक सरफेस लैंडमार्क होता है। हमें पता है कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी के पेशेंट्स होते हैं ना, हम बोलते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम अर्ब्स पाल्सी। ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी को अर्ब्स पाल्सी भी कहा जाता है। और अर्ब्स पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस लोकेट करता है, मीन्स कि हमारे क्लेविकल के बिल्कुल पीछे जहाँ से स्क्लेनी मसल पास कर है ना, मतलब कि स्क्लेनी मसल और क्लेविकल के बीच में हमारे पास अर्ब्स पॉइंट लोकेटेड होता है। और वहाँ पर सब क्लेवियन आर्टरी जो है ना वो उधर से पास करी होती है। और एट द सेम टाइम जो है वहाँ पर ब्रेकियल प्लेक्सस भी जो है ना वो प्रेजेंट है। और इसके साथ ही स्पर्लिंग टेस्ट जो है ना वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है फिजिकल असेसमेंट में। लेकिन इसके अलावा ना मैं आपको एक बात बता दूं कि जो स्पर्लिंग टेस्ट है ना वो फिजिकली बहुत कम अब जो है प्रैक्टिकली यूज़ होता है। अब जो है ना हम स्पर्लिंग टेस्ट की बजाय डायरेक्ट जो है वो क्या करते हैं, ग्लाइड्स दे देते हैं। हमारे पास ट्रैक्शन दे सकते हैं, ग्लाइड दे सकते हैं, जिसकी बेस पे हमें पता चल जाता है कि कोई नर्व कंप्रेशन या नर्व के लेवल पे कोई न्यूरोपैथी या ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी वगैरह तो नहीं है। क्योंकि जो स्पर्लिंग टेस्ट है बहुत प्रोवोकेटिव टेस्ट है। और एज वी नो कि जो प्रोवोकेटिव टेस्ट होता है ना, वो टेस्ट होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इंक्रीज हो जाते हैं पेशेंट के, मतलब कि कंप्रेशन हो रही होती है ना। स्पर्लिंग टेस्ट में हम कंप्रेस करते हैं, एक्सटेंशन हेड की करवा कर फिर हम डाउनवर्ड कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट की ऑलरेडी जो कंप्रेस्ड नर्व है, जैसे कि ब्रेकियल प्लेक्सस की कोई नर्व रूट लेवल पे कंप्रेस हुई हुई है, हम उसको मजीद कंप्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को सिम्टम्स बहुत ज़्यादा प्रोवोकेट हो जाते हैं और फिर पेशेंट को जो है ना वो दोबारा आपके पास आएगा ही नहीं थेरेपी लेने। तो इसलिए जो है अब क्या होता है कि क्लिनिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो स्पर्लिंग टेस्ट की बजाय अब क्या होता है कि हम जो है वो पेशेंट को ट्रैक्शन दे के देख लेते हैं कि उसको कोई रिलीविंग सिम्टम्स तो नहीं आए। और फिर से जब हम ट्रैक्शन देंगे तो जॉइंट की जो स्पेस होगी वो खुलेगी। जब वो ब्रॉड होगी, उसमें स्पेस बढ़ेगी, तो क्या होगा कि रिलीविंग सिम्टम्स आएंगे। मीन्स कि पहले जो कंप्रेशन, नमनेस, टिंगलिंग वाले सिम्टम्स थे वो सारे सिम्टम्स सब साइड हो जाएंगे और एकदम से पेशेंट कहेगा मुझे एक रिलीविंग सा जो है ना अफेक्ट आया है। तो उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि पेशेंट जो है सफरिंग है फ्रॉम दी कंप्रेशन ऑफ नर्व्स।
स्टूडेंट्स नाउ वी टॉक अबाउट द स्टिंगर सिंड्रोम। स्टिंगर सिंड्रोम बेसिकली हमारे पास नर्व प्लेक्सस की ही इंजरी है, ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी है, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि ये सुपीरियर ट्रंक ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस जो है ना मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व करती है। मतलब कि हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस C5 से T1 तक है ना, सर्वाइकल 5 से थोरेसिक 1, लेकिन हमारे पास जब अपर सर्वाइकल की बात होगी C5 C6 की, ठीक है, हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के बिल्कुल जो है सुपीरियर ट्रंक की बात होगी, तो तब हम कहेंगे कि ये जो है ना स्टिंगर सिंड्रोम है। और ये भी जो है वो कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स जैसे कि रग्बी हो गया, फुटबॉल हो गया, एथलीट जो है ना मोस्ट कॉमनली से सफ़र करता है। स्टिंगर सिंड्रोम में होता क्या है, अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो एक शॉक लाइक सेंसेशन होती है जो कि रेडिएट करती है टिल दी हैंड, शोल्डर से स्टार्ट होकर नेक से हैंड तक जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ना यहाँ पे जो सिम्टम्स होते हैं ना स्टिंगर सिंड्रोम की, वो यूनिलैटरल होते हैं। मींस कि कोई एक जो है ना हमारी अपर लिम अफेक्ट होती है, या लेफ़्ट या राइट। और होता क्या है कि इसमें जो शॉर्ट लिव टेम्प्रेरी सिम्टम्स आते हैं जो कि खुद ब खुद ठीक भी हो सकते हैं। इसके साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि न्यूरोप्रेक्सिया और एक्सोंटोमीसिस, दीज आर द टू फॉर्म्स ऑफ नर्व इंजरीज। न्यूरोप्रेक्सिया जो होता है दैट इज़ द फर्स्ट डिग्री नर्व ब्लॉक, जबकि एक्सोंटोमीसिस सेकंड डिग्री नर्व ब्लॉक होता है। न्यूरोप्रेक्सिया बहुत पार्शली और माइल्ड सा जो होता है ना नर्व इंजरी होती है, जिसमें न्यूरॉन की जो शीथ है वो इंटैक्ट रहती है और ख़ुद ब खुद ही जो है ना हमारे पास हीलिंग हो जाती है नर्व की। एक्सोंटोमीसिस भी जो है वो हमारे पास सेकंड डिग्री में आ जाती है। सेकंड डिग्री का मतलब ये है कि उसमें होता है कि वलेरियन डीजनरेशन हो जाती है। फर्स्ट डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होता है डिस्ट्रप्शन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता कि मतलब वो उसके लिए कोई सर्जरी रिक्वायर्ड हो। अब अगर हम इसकी इंजरी की बायोमैकेनिक्स देखें तो हेड और शोल्डर जो है ना वो ऑपोजिट मूव करेंगे। यानी इस इंजरी में क्या होता है कि हमारे पास या तो नर्व्स की बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होती है या बहुत ज़्यादा कंप्रेशन होती है। ठीक है, इन दो पॉसिबिलिटीज़ में ये होता है कि हमारे पास हेड और शोल्डर, ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि नर्व या तो स्ट्रेच होती है या कंप्रेस होती है। अगर मैं एग्जांपल लूँ तो शोल्डर अगर मैं डिप्रेस करूँ, मेरा शोल्डर डिप्रेस हो रहा हो किसी भी ट्रोमेटिक कोई इवेंट के रिजल्ट में मेरा शोल्डर डिप्रेस हो रहा है और उसके साथ ही मेरी हेड ऑपोजिटली रोटेट कर रही है और एक्सटेंड कर रही है और या फिर साइड बेंड कर रही है ऑपोजिट, तो क्या होगा कि यहाँ शोल्डर और हेड जो है ना वो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। जब ऑपोजिट होंगे तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि ये बहुत सडन और बहुत क्विक जो है ना ये मूवमेंट होगी और बहुत एक्सेसिव फोर्स के साथ होगी, कि जिसके रिजल्ट में क्या होता है कि स्टिंगर सिंड्रोम होने के चांसेस होते हैं। एकदम से शॉक लाइक जो है ना एक सेंसेशन होगी, इलेक्ट्रिक शॉक और पेन अलॉन्ग विद वीकनेस। ठीक है, तो ये सारा मैकेनिज्म हो जाएगा स्टिंगर सिंड्रोम का। इसको हम कह सकते हैं कि कंप्रेसिव फोर्सेस जो होती हैं ना हेड और नेक की इनटू द कंप्रेशन एंड देयर बाय इंजरी टू द नर्व, यानी या तो कंप्रेसिव फोर्सेस जनरेट होंगी और इंजरी करेंगी या स्ट्रेचिंग होगी। फाइनली इंजरी टू द ब्रेकियल प्लेक्सस कैन अकर एज अ रिजल्ट ऑफ द डायरेक्ट ब्लो टू द ब्रेकियल प्लेक्सस। और फिर उस रीजन पे डायरेक्ट अगर फुटबॉल लग गया है, डायरेक्ट ब्लो हुआ है, ठीक है, तो उसके रिजल्ट में डायरेक्टली भी जो है ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी में हो सकता है स्टिंगर सिंड्रोम, या फिर एक दूसरे के ऑपोजिट जाने से शोल्डर और हेड के, उससे भी हो सकता है स्टिंगर सिंड्रोम। अगर हम ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात करें स्टिंगर सिंड्रोम में, तो सबसे पहले तो एनसेड्स होंगे पेन कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेमेशन वगैरह के लिए। फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस हम करवा सकते हैं मसल्स पे, ठीक है, स्ट्रेचिंग वगैरह। मॉडिफिकेशन हो सकती है एक्टिविटीज़ की, मींस के सडनली क्विकली मूवमेंट जो हमारी हुई है उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। न्यूरोडायनामिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, हमारी जो अल्नर नर्व, रेडियल नर्व ग्लाइड्स वगैरह हैं। मैनुअल थेरेपी हम कर सकते हैं सर्वाइकल स्पाइन के लेवल पर, ट्रैक्शन वगैरह देकर हम रिलीविंग सिम्टम्स को जो है वो कर सकते हैं पेशेंट को। उसके अलावा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज हो सकती हैं शोल्डर की। अगेन शोल्डर की रीजन पे जो हमारे डेल्टॉइड मसल, रोटेटर कफ मसल्स हैं उनकी हम स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं। नेक के मसल्स की स्ट्रेंथनिंग हो सकती है, उसके साथ साथ पोस्चरल एजुकेशन हो सकती है। तो यहाँ तक हमने जो है बेसिक इंट्रो देखा है ब्रेकियल प्लेक्सस न्यूरोपैथी में, फंक्शनल एनाटमी देखी है, स्पोर्ट्स स्पेसिफिक बायोमैकेनिक्स देखी हैं। इसके साथ साथ हमने सिम्टम्स देखे हैं कि फिजिकली हम एग्जाम कैसे कर सकते हैं पेशेंट का, सिम्टम्स कैसे देख सकते हैं। अब्स पॉइंट आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया, इसके साथ साथ स्पर्लिंग टेस्ट बताया, स्टिंगर सिंड्रोम हमने देखा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे सकूँ इन सब चीज़ों का। इंशाल्लाह हम पार्ट 2 में जो है मज़ीद ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरीज़ पर फोकस करेंगे और मज़ीद जो है नर्व्स को डिस्कस करेंगे।